एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने 2 लिखा है, यानी इससे पहले एक वीडियो मैंने दिया है इसका, जिसमें 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया था, समझा था। आज फिर हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे अभी, और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्वेश्चन को पकड़ना है कि इसमें क्या बनाना है। सबसे मेजर प्रॉब्लम आप लोग येस और नो लिख के बताना कि ये होता है कि नहीं। कि आप लोग घर पे जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो आसान लगता है कि चलो ये क्वेश्चन है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। लेकिन जब एग्जामिनेशन के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन दिया जाता है तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या पूछ रहा है, कैसे करना है। कहीं कहीं पर ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तुरंत फटाक से समझ में आते हैं और आप फटाक से उसका आंसर कर लेते हो। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है, तो उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ध्यान अगर नहीं देंगे तो हमेशा फंसेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा करें कि मान लो ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, नो नीड की यही क्वेश्चन दे देगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर जो भी क्वेश्चन देगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, फ्यूचर के लिए भी। मतलब ये चैप्टर आपके लिए कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस चैप्टर का तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ये 100% श्योर है। यानी कि ये बैक बोन है केमिस्ट्री के लिए। ये जो चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैक बोन है, इससे के बाद ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपकी पकड़ बन सकती है। तो चलिए, ये थोड़ी सी बातें थी जो कि आपको समझनी चाहिए जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। और आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले 3.5 तक हमने किया था, 3.6 आज करेंगे। तो देखिए फटाक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो पीरियोडिक टेबल देख के ही बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर तो पीरियोडिक टेबल देगा नहीं आपको कि भैया लो पीरियोडिक टेबल दिया है आपको, इसे देख के लिख लो आंसर। ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको समझ के बनाना होगा। तो सबसे पहले कहता है कि एटॉमिक नंबर बताना है, एलिमेंट किस पीरियड में है, थर्ड पीरियड में। तो ऑर्बिट नंबर थर्ड हो गया, ठीक है, तो थर्ड पीरियड में हो गया। और क्या कहता है, 17th ग्रुप। तो आप याद करें, जब मैंने आपको पिछला क्लास लिया था तो उसमें बताया था कि 18th ग्रुप होता है। तो 18 में क्या होता है, जिसके कि सारे आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं, फिल होते हैं, तो वो आपका नोबेल गैस होता है। तो जस्ट उसके पहले का 17th ग्रुप होगा। यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3s2 3p5, क्योंकि ये 17th का होगा। क्योंकि 18th ग्रुप की बात जब करते हैं हम लोग तो उसमें क्या आ जाता है 3s2 3p6, पूरा पूरा 8 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, तो वो नियर इनर्ट गैस हो जाता है ना। तो ये आपका 17th ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो ये लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हुआ, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल होता है वही पीरियड को बताता है। जो आउटर मोस्ट सेल होता है वही पीरियड नंबर को बताता है। तो ये थर्ड नंबर पीरियड है, इसका मतलब है आउटर मोस्ट सेल हमारा ये हुआ। तो इसके जस्ट पहले वाला जो होता है उसको आप लिखिए, 3s के जस्ट पहले क्या होगा, 2p होगा जो कि पूरा भरा होगा, 2p6। 2p के पहले जस्ट क्या होता है, 2s होता है जो कि पूरा भरा होगा। और 2s के जस्ट पहले क्या होता है, 1s2 होता है जो कि पूरा भरा हुआ होगा, क्योंकि ये सब पूरा भरेगा तभी यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब आप इसको काउंट कर ले कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो आपका 17 हुआ। तो यही इलेक्ट्रॉन की संख्या ही यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। तो लिखेंगे क्या, एटॉमिक नंबर आपका यही 17 हो गया। और 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 17 एटॉमिक नंबर होता है किसका, क्लोरीन का। तो ये हुआ आपका आंसर। कॉन्सेप्ट समझ गए आप कैसे करना है, हमें समझना है ना, कि कैसे बनाना होगा। ऐसे एक और इसमें कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, 17th ग्रुप कह रहा है ना, तो होता कैसे है कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड होता है, बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं वो 10 का गैप लेते हैं। तो हम लोग जो बनाना शुरू करते हैं ना पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1 2 3 4 5 6 करके लिखा गया है, तो वो उसी तरीके से होता है कि 10 का गैप को 10 ऐड कर दिया जाता है। इसमें ये जो 10 देख रहे हैं ना, इसको ऐड किया जाता है। तो 10 5 10 7 17 हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी सेक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हम लोग चलेंगे। ये आपको मतलब ये जो अभी बताया ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जिसका यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर कि कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा।
विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस ब्रेकले लेबोरेटरी। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ये मतलब जैसे चूंकि थ्योरी सेक्शन में ये सब पढ़ना है आपको, तो उसमें याद कर लेना है कि लॉरेंस ब्रेकले लेबोरेटरी में मतलब किस एलिमेंट का नाम इसमें रखा गया। तो आपके पास एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसको LR से दिखाया जाता है। पीरियोडिक टेबल निकालिए, उसमें दिख जाएगा आपको LR से। लॉरेंशियम कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 103। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको लॉरेंशियम, देखिए थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना, तो इससे आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से दिया है सी बॉक्स ग्रुप क्या है, तो सी बॉक्स ग्रुप में सीबोर्गियम SG बोलते हैं इसे, विथ एटॉमिक नंबर 106, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, बस ये करना है। जैसे बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिनका नाम ना जो जिन्होंने उसको बनाया उनके नाम पर ही रख दिया गया, सिंबल दे दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वाई डू एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एकदम गांठ बांध के दिमाग में रखिए। ऑब्जेक्टिव MCQs भी पूछा जा सकता है इसका, आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है करके, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी भी सेम ग्रुप में, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है ड्यू टू सेम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चूंकि सेम ग्रुप में तभी होता है कोई भी एलिमेंट जब उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, ठीक है। जैसे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है, जैसे लिथियम का आप लिखते हैं तो 1s2 लिखते हैं और 2s1 लिखते हैं। लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम है जिसका 11 होता है, तो आप क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। उसके बाद जस्ट नीचे पोटेशियम होता है जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं और 19 होता है इसका, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, क्लियर। तो ये देखा आपने, वैलेंस सेल का मतलब होता है लास्ट का। तो लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, सबका 2s1 है तो किसी का 3s1 है 4s1 है, मिलता जुलता है, जिसकी वजह से आपका ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेम ग्रुप में होता ही तब है कोई भी एलिमेंट जब उसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, तभी वो एक ही ग्रुप में होते हैं, और यही वजह है कि उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है। जैसे मान लीजिए लिथियम पोटेशियम सोडियम का सारे का नेचर होता है। देखिए अब एक चीज़ और, कुछ हर एक जगह पे जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगी जल्द ही आपको पढ़ाऊंगी ये चैप्टर, तो उसमें एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस को हम लोग अलग से पढ़ते हैं, लेकिन एक जनरल बात होती है ना कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप, है ना। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका कि सारे के सारे मेटल्स होते हैं, सारे के सारे में टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो यही सिमिलैरिटी होती है। किसी एक को पढ़ा तो आप उसके नीचे वाले ग्रुप में नीचे की तरफ जो भी एलिमेंट्स हैं उनके कुछ कुछ जानकारी आपको मिल जाता है, यानी कि सिमिलैरिटी पाया जाता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। बात आ रही समझ में आपके। यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन को मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आंसर करना है कि क्यों सेम होता है, तो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सेम होता है, क्लियर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा, समझिएगा बातों को। व्हाट डू एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस रियली मीन टू यू। मतलब एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस के बारे में आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, आपके लिए क्या मतलब है उसका, है ना। एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस का बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी, फटाक से समझ जाइएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन यही है, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सेंटर ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है क्या, एटॉमिक रेडियस। और ये साइज को मेजर करता है, ये किसको मेजर करता है, साइज को मेजर करता है। यानी मान लीजिए किसी एटम का साइज क्या है उसको बताने के लिए आप उसका रेडियस बता दीजिए तो साइज पता चल जाता है। तो ये मेजरमेंट ऑफ साइज भी है किसका, एटम का, ओके। तो इस तरीके से आप इसे समझ लीजिए कि ये बीच में न्यूक्लियस होता है सेंटर में, है ना। रदरफोर्ड ने कहा है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और आउटर मोस्ट सेल जो भी है, यहाँ मैंने 3 बनाया, आप 4 5 6 जो बना लो,
तो न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट सेल की दूरी को ही रेडियस कहा जाता है और दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस को हम लोग बांटते हैं कितना, आपको 3 पार्ट में, ठीक है, 3 पार्ट में। तो एक हो गया कोवेलेंट रेडियस, दूसरा हो गया मेटालिक रेडियस और तीसरा हो गया वंडरवाल रेडियस। सिंपली समझिएगा, बहुत इजी है इसको समझना। कोवेलेंट रेडियस तब निकाला जाता है जब आपका जो एटम होगा वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा है कि जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड जो बने, जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर करे और तब बॉन्ड बने, दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बने तो उसमें जो डिस्टेंस हम लोग बताते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझेंगे, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इसे मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, समझो सिर्फ यहाँ पे कि क्या है, कि यहाँ पे देखिए कोवेलेंटली बॉन्डेड है। आप समझ रहे हैं कि जब जब कोई भी शेयरिंग की बात होती है तो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तभी शेयरिंग होता है, तो हमने ओवरलैप किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस का बीच का दूरी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाता है, जिसे बॉन्ड लेंथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, क्लियर। अब इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जब ले लेंगे आप, तो दैट इज योर कोवेलेंट रेडियस। क्लियर। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जब कोवेलेंटली बॉन्डेड हो एटम, तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की दूरी को क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस कहते हैं, और उसका हाफ आपका कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आप बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। क्लियर। तो आर कोवेलेंट इक्वल्स टू हाफ इंटू बॉन्ड लेंथ। एटॉमिक रेडियस में जल्द ही आपको पूरे डीप नॉलेज दूंगी इसके बारे में कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर को समझाने के लिए सिंपली किया है, बट इसका डिटेल में वीडियो भी मैं आपको दूंगी, प्रोवाइड करूंगी, तो जुड़े रहना है आपको साथ में, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के लिए आप निश्चिंत रहें। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ देखें मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस क्या होता है भाई मेरे, तो देखो जब मेटल्स एडजेसेंट मेटल्स, यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं कहा गया, कोवेलेंटली बॉन्डेड कहा गया तो यहाँ ओवरलैप कर गया, लेकिन कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है, एडजेसेंट एटम्स है, तो उसमें एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के दूरी के आधा को क्या बोलेंगे हम लोग, मेटालिक रेडियस कहेंगे। और ये दोनों क्या है, मेटल्स है, ये दोनों क्या है, इसे हम तो बोल सकते हैं कि ये मेटल है, ये भी मेटल है। यहाँ मैंने लिख भी दिया, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल, है ना। न्यूक्लियाई, 2 एटम का न्यूक्लियाई का जो मैच कराते हैं लाइन आप, उसका हाफ ले लेते हैं, उसका हाफ ले लेते हैं, तो वही आपका मेटालिक रेडियस कहलाता है, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से वंडरवाल रेडियस के लिए क्या कहेंगे, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड, इसको एकदम से घेर के रखिएगा, नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ द एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स, यानी कि जो नॉन बॉन्डेड एटम है यहाँ पे, जैसे ऐसे ही मॉलिक्यूल आपका जो है घूम रहा है और 2 एडजेसेंट एटम के बीच कोई भी डिस्टेंस, यहाँ देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि पूरी तरह से एडजेसेंट है या ओवरलैप किया, ऐसे है मॉलिक्यूल, तो आपका क्या है, 2 एटम के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा वो आपका कहलाएगा, उसका आधा क्या कहलाएगा, वंडरवाल फोर्स, ठीक है। तो फिगर आप दिमाग में रखना, ये चीज़ भी पढ़ लेना है और इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, एग्जामिनेशन के अंदर इसको भी बना दीजिएगा, तो ये समझ में आ जाएगा कि आप बातें समझ रहे हैं कि यहाँ आपने ओवरलैप कराया, यहाँ पे ओवरलैप नहीं कराया, यहाँ पे थोड़ा दूर रखा है। वंडरवाल का मतलब होता है ना कि कभी भी मॉलिक्यूल, मान लो कि एक मॉलिक्यूल इस तरीके से कहीं पर है, दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से है, तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस, ये इसका आधा क्या कहलाएगा, वंडरवाल रेडियस कहलाएगा। और वंडरवाल रेडियस क्या होता है, कमज़ोर होता है देन कोवेलेंट रेडियस से। तो ये सारी बातें भी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस डिफाइन कर दिया। उसी तरह से आयोनिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, आयंस जब बन जाएगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का दूरी उस आयन का क्या कहलाएगा, आयोनिक रेडियस कहलाएगा, ठीक है। देखिए उसी चीज़ को यहाँ लिखा है, द आयोनिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन up to which it exerts its influence on the electron cloud of an ion.
कटायन और अनायन, यही है। कटायन या अनायन, कोई भी दो ही तरह का आयन होता है, या तो कटायन होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, या तो अनायन होता है यानी कि निगेटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जो भी है उस कटायन का या अनायन का, उस पर जो आपका डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, आयोनिक रेडियस कहा जाता है। जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस की तरह ही है ये, सिर्फ यहाँ पे आयन लिखा गया है, ठीक है। कटायन हैज स्मॉलर आयोनिक रेडियस देन द पेरेंट एटम, यानी जिससे बना है, ठीक है। एंड अनायन आर लार्जर देन पेरेंट एटम, अनायन जब बनेगा यानी मान लीजिए X है, इससे अगर X प्लस बना, X प्लस, तो X प्लस का जो आयनिक रेडियस होगा, X प्लस का जो रेडियस होगा वो लेस देन होगा X, जबकि इसी का अगर निगेटिव बना देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा पेरेंट एटम से, यानी जिससे वो बना है, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने यहाँ लिखा है ये तो आप मान लीजिए यहाँ पे लिख लेंगे, आपके दिमाग में रहना चाहिए। MCQs बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, तो इसलिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके NCERT बुक के एक्सरसाइजेज में ये क्वेश्चन ही है कि कटायन का स्मॉलर आयनिक रेडियस होता है देन अनायन Y, ठीक है। तो वो भी मैं करवाऊंगी आगे आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड एंड इन ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ये सब चीज़ें टफ लगती हैं बच्चों को, लेकिन होती नहीं है टफ, बहुत आसान होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है आपको थोड़ा सा। देखिए, एटॉमिक रेडियस मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब आप समझिएगा कि न्यूक्लियस जब आपका, देखिए इस तरीके से न्यूक्लियस है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है निगेटिव चार्ज को। अब ये अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा रेडियस उतना ही छोटा होगा, इतना तो आप समझ गए। ये न्यूक्लियस जितना अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को उतना ही रेडियस छोटा होएगा, ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इसी बात को हम लोग इन पीरियड और इन ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। दो ही चीज़ होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, या तो पीरियड या तो ग्रुप। तो पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट चलिए, देखिए एक एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। लिथियम है जिसका 3 होता है, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6। अब आप देखेंगे कि इसका आप कितना कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए इसे अलग से मैं आपको समझाती हूँ, दूसरी तरफ चलते हैं, फ्रेश लिखते हैं इसे। अब यहाँ देखिए, इसे मैंने अलग से लिखा ताकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी थी, वहाँ जगह नहीं था। यहाँ देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 होता है, उसे मैंने यहाँ नहीं लिया है, सिर्फ इतना ही से आपके समझ में आ जाएगा। आप देखिए कैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए 2s2 यहाँ पे सब सेल बढ़ रहा है, सब सेल बढ़ रहा है, S से P हो गया। लेकिन आप देखेंगे तो ऑर्बिट नंबर, जिसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये जो 2 देख रहे हैं आप, इसे ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट नंबर। समझिए इसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगी, और अगर आपने ऐसे भी पढ़ रखा हो तो भी आ जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप देखेंगे कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कोई फर्क नहीं आ रहा है, 2 है 2 है 2 है 2 है 2 ही है, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं आया। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें कि चूंकि ऑर्बिट का नंबर बढ़ा ही नहीं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला गया, 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया और इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा भी वो सेम ऑर्बिट में रह गया। वो कहाँ रह गया, सेम ऑर्बिट में रह गया। मान लो एक इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पहले था, अब बाद में बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन उसी ऑर्बिट में रह गया ना, 2 में ही रह गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि 1s2 2s2 2p1 हुआ, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा लेकिन ऑर्बिट क्या हुआ, 2 ही रह गया, ऑर्बिट नंबर 2 ही रह गया। तो ऑर्बिट 2 में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट करने में आसानी हो जाएगी न्यूक्लियस को, क्योंकि ये बढ़ा ही नहीं, आगे तो गया ही नहीं, इसी में ऐड हुआ। तो
अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इंटरन्यूक्लियर फोर्स काम करता है, यानी कि आप ये कहिए कि अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच स्ट्रांगली। दैट्स वाई आपका जब आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे इन अ पीरियड तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। बात आई समझ में, कैसे डिक्रीज किया, कॉन्सेप्ट आई होप कि आप समझ गए क्या होता है। ऑर्बिट के नंबर में बढ़ोतरी नहीं होती है, दैट्स वाई क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, समझ में आ गई बात। यहीं पे आप ग्रुप को भी समझ लें। ग्रुप को कैसे समझेंगे, इन अ ग्रुप जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं यानी डाउनवर्ड आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जैसे टॉप में मान लीजिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरीके से सो ऑन आप नीचे की ओर आ जाएं तो आप क्या देखेंगे, टॉप टू बॉटम आप आ चुके हैं। ठीक है, तो लिथियम का है 3, इसका है 11, इसका है 19। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s1, इसका जब लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 और 3s1, उसी तरह से इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, तो इतना हो गया। आप देखेंगे कि इस डाउनवर्ड जब आप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साथ में ऑर्बिट का नंबर भी बढ़ा, साथ में ऑर्बिट नंबर भी बढ़ा, यानी कि न्यूक्लियस जहाँ था वो वहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ वो ऑर्बिट बढ़ा के ऐड हुआ, ऑर्बिट भी बढ़ गया, बढ़ा ना, 2 में था फिर 3 में आ गया, 3 से 4 में आ गया। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो आपका काम देखिए, यहाँ भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन ये जो ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है वो उसको कंपनसेट कर देगा। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, ऑर्बिट के नंबर बढ़ने के कारण वो उसको, ये जो आप देख रहे हैं ऑर्बिट का नंबर जो बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है न्यूक्लियस से, वो फोर्स जो होगा ना उसको कंपनसेट कर देगा और उसकी वजह से आपका जो साइज होगा एटम का फ्रॉम टॉप टू बॉटम बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऐसे सिंपली कि चूंकि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं ग्रुप में तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है, दैट्स वाई हमारा साइज ऑफ एटम भी बढ़ जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। और मैं यहाँ पे आपको स्ट्रांगली बोलूँगी बच्चों कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं दे रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझ जाएं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे 1000 बातें पढ़ानी हैं आपको। जब आप एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज समझते हैं तभी आप आयनाइजेशन इंथैल्पी समझते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से सो ऑन, इस तरीके से बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो केमिस्ट्री के अंदर जो आपको इसी से रिलेट करते हुए पढ़ना है। इसलिए इसको अपने में आत्मसात करें, समझें। नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखें, आप मेरे पोस्ट पे भी डाल सकते हैं। आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी खास वीडियो का तो वो भी आप कर सकते हैं, इतनी सुविधा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब आपको तो देखा आपने, मैंने पीछे आपको समझा तो दिया, अब यहाँ पे मैंने उसका आंसर लिख दिया। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट जनरली डिक्रीजेज from the left to right because the nuclear charge gradually increases by 1 unit and 1 electron is also added in the electron cell. Due to this the electrons get attracted more towards center. Clear? कोई दिक्कत नहीं समझने में। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया था, जगह नहीं होने की वजह से मैंने आपको समझा दिया है दूसरी तरफ। ठीक है, इन ग्रुप आप लेंगे atomic radius of the element increases as we move from top to bottom in a group because there is increase in principal quantum number यानी size of atom, thus there is an increase in number of electron cell, जो कि मैंने आपको पीछे समझा लिया। ठीक है, तो इन ग्रुप में आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है जबकि आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट घट जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा 6 से लेकर 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे के वीडियोस के लिए जुड़े रहें, साथ में सब्सक्राइब करके चैनल को विथ बेल आइकन। और अगर वीडियो आपके समझ में आ रही हो, लेक्चर आपके समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ढेर सारा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में ताकि हम लोग भी आगे की ओर बढ़ें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।